बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तजज़िये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो नाज़रीन, पीपल्स पार्टी के हवाले से एक दो चीज़ें आपके साथ मैंने शेयर करनी है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है और जो मुनाफ़क़त का एक लिबादा पीपल्स पार्टी ओढ़े हुए थी कि बहुत बड़ी कोई वो जमहूरी जमात है या पाकिस्तानी अवाम का दर्द है, वो लिबादा अभी तो इलेक्शन आए ही नहीं है, अभी तो हुकूमत इनको मिली नहीं है, वो लिबादा अभी से ही उतरना शुरू हो चुका है। इन्होंने क्या है कि सेनेट से एक बिल मंजूर कराया है और ये जो बिल है बेसिकली चेयरमैन सेनेट को मरात देने के हवाले से है। अब ये 3-4 जो मरात हैं, पहले ये सुन लें कि इन्होंने चेयरमैन सेनेट को क्या मरात दी हैं और किसी ऐसे मुल्क जो कि इस वक्त माशी बदहाली का शिकार है, जहाँ पर गुर्बत है, गरीब आवाम जो है वो किस तरीके से रह रहे हैं, तो चेयरमैन सेनेट की शाह खर्चियाँ जो हैं वो आप देखें और फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी की मुनाफ़क़त कैसे है वो भी मैं आपके सामने जो है वो चीज़ों को रखूँगा। तो ये जो मंजूर करदा बिल है, इस बिल के मुताबिक चेयरमैन सेनेट की रिहाइशगाह का किराया 1,30,000 रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये माहाना कर दिया गया है। यानी कि चेयरमैन साहब को 2.5 लाख रुपये सिर्फ और सिर्फ किराए की मद में माहाना दिया जाएगा। चेयरमैन सेनेट की सरकारी रिहाइशगाह के फर्नीचर के लिए अच्छा किराया भी दिया जाएगा, फिर उसके बाद सरकारी रिहाइशगाह जो है वो अलहदा से है और ना सिर्फ सरकारी रिहाइशगाह बल्कि सरकारी रिहाइशगाह का जो फर्नीचर है उसके लिए 1 अरब के अखराजात 1 अरब कह रहा हूँ, फर्नीचर के लिए एक बार के अखराजात 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दिए गए हैं। यानी कि एक मरतबा अगर वो फर्नीचर ख़रीदते हैं अपनी सरकारी रिहाइशगाह के लिए, जो कि सरकारी रिहाइशगाह के अलावा इनको किराया भी दिया जा रहा है और जो उसके लिए वो फर्नीचर लेंगे वो पहले 1 लाख रुपये था और अब 1 लाख से बढ़ाकर इकट्ठा 50 लाख रुपया कर दिया गया है। मज़ीद ये जनाब के दफ्तर से 5 मील से ज़्यादा सफ़र पर 10 रुपये फ़ी किलोमीटर की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए 300 और निजी कार के लिए 400 रुपये फ़ी किलोमीटर अलाउंस भी दिया जाएगा चेयरमैन सेनेट साहब को। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि सफ़र के दौरान रुकने पर 1750 रुपये के बजाय 10,000 रुपये मिलेंगे। चेयरमैन सेनेट चार्टर्ड जहाज़ पर बैरून मुल्क जा सकेंगे और साथ में 4 अहले खाना भी सफ़र कर सकेंगे। ना सिर्फ चेयरमैन सेनेट बल्कि जो उनके अहले खाना हैं उनको भी ये जो सहूलतें हैं वो दी गई हैं। अच्छा, इसके अलावा ये जो मरात में इजाफ़े और कौमी ख़जाने पर इससे पड़ने वाले इजाफी बोझ से मुतल्लिक़, अच्छा तो ये जो है वो चेयरमैन सेनेट को मज़ीद जो कुछ मरात हैं वो दी गई हैं और ये ना सिर्फ मौजूदा चेयरमैन सेनेट बल्कि ये जो साबका चेयरमैन सेनेट हैं उनको भी कुछ जो सहूलतें हैं वो दी गई हैं और इन सहूलतों में कुछ मुलाजमीन हैं जो कि मुस्तकिल तौर पर उनके साथ रहेंगे, बल्कि उनके अहल खाना को भी इसी तरह की कुछ जो फैसिलिटीज़ हैं वो दी गई हैं। तकरीबन 12 के करीब मुलाजमीन के हवाले से बताया जा रहा है कि वो उनको दिए गए हैं जो ताहयात उनके साथ रहेंगे। तो ये जो चेयरमैन सेनेट और इस मुल्क की गरीब आवाम जिनके पास इस वक्त माशी सूरत हाल आप देख लें और ये कहा जा रहा है जी कि हम तो जो है वो हमें अपने जो ख़र्चे हैं वो कम करने हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये जो बिल हैं वो मंजूर किए जा रहे हैं सेनेट से और ये जो बिल है वो पेश किसकी जानिब से किया गया है? ये बिल पेश किया गया है पीपल्स पार्टी की जानिब से और पीपल्स पार्टी की अपनी मुनाफ़क़त देखें इसके अंदर कि एक बिल पेश करता है और दूसरा उसकी मुखालफत करता है और आखिर में जाकर क्या होता है कि ये जो बिल है उसे मंजूर कर लिया जाता है। खुर्शीद शाह जो हैं मराद देने के हामी, जबकि सलीम मांडवी वाला इसके मुखालिफ नज़र आए हैं। खुर्शीद शाह का कहना है कि पार्लियामेंट सबसे बड़ा फोरम है, चेयरमैन और स्पीकर को मराद मिलने पर कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। दूसरे लोगों को मराद मिलती हैं तो आपको एतराज़ नहीं होता क्योंकि वहाँ तक आपकी पहुँच नहीं होती। सलीम मांडवाला कहते हैं कि चेयरमैन सेनेट के लिए मराद से मुतल्लिक़ कानून साजी 2-4 लोगों के दरमियान हुई। उन्होंने दूसरे मेंबरान को गलत मालूमात देकर बिल पर दस्तखत करवाया। बिल इसी तरह 2 मिनट में सेनेट में पास हो गया। तो ये पास किस तरह से हुआ है ये भी पोल सलीम मांडवीवाला की जानिब से खोल दिया गया है। तो ये जनाब इनकी शाह खर्चियाँ हैं और पीपल्स पार्टी जो है वो अभी तो
ये इक़्तिदार में नहीं आए, नहीं तो फिर इनकी जो मज़ीद शाखर्चियाँ हैं वो भी आप देखेंगे। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी क्या करती है जी कि अपने ही सीनियर रहनुमा हैं और सीनियर वकील भी हैं इनके पार्टी के, लतीफ़ खोसा साहब। इनको पहले तो जो पार्टी होता था इनके पास उससे हटाया गया और अब ये हुआ है जी कि इनकी जो बुनियादी रुकनीत है पार्टी की उसे ख़त्म कर दी गई है, यानी कि लतीफ़ खोसा साहब को पीपल्स पार्टी से माइनस कर दिया गया है, आउट कर दिया गया है, निकाल दिया गया है। और उसकी जो रीज़न है वो क्या है, वो ये है कि इमरान खान साहब से इन्होंने मुलाकात क्यों की और इमरान खान साहब का वो जो क्वेटा वकील मर्डर से रिलेटेड जो केस था जिसमें इमरान खान साहब को नामज़द किया गया है, उसमें इमरान खान साहब की ये वकील हैं और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी इन्होंने दरख्वास्त दायर की और फिर एतजाज़ एहसन और लतीफ़ खोसा साहब दोनों सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गए और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से मुलाकात की और केसेस के हवाले से और फौजी अदालतों के हवाले से डिस्कशन भी इनकी जानिब से की गई। और इन तमाम तर इकदाम के बाद पीपल्स पार्टी की जानिब से ये इकदाम सामने आया है और लतीफ़ खोसा साहब को पार्टी से निकाल दिया गया है। बहरहाल ये एक अच्छा भी है लतीफ़ खोसा साहब के अपने लिए भी। पाकिस्तान तहरीक इस वक्त जिस मौक़िफ़ को ये सपोर्ट कर रहे हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही मौक़िफ़ है। तो मेरे ख़्याल से इमरान खान साहब पहली मरतबा इस तरह से मेरे ख़्याल से मैंने देखा है कि किसी के घर, किसी रहनुमा के घर गए हों, जिस तरह से लतीफ़ खोसा साहब के घर पे वो गए हैं। तो लतीफ़ खोसा, एतजाज़ एहसन को इमरान खान साहब को दावत दे देनी चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत की और इन्हें शामिल भी तहरीक इंसाफ में कर लेना चाहिए। तो ये एक बड़ा अच्छा इक़दाम होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी। तो बहरहाल लतीफ़ खोसा साहब जो हैं वो पीपल्स पार्टी से निकल चुके हैं। एतजाज़ एहसन साहब तो ऑलरेडी फ़ारुक हुए हैं पीपल्स पार्टी से और इस वक्त ये दोनों जो हैं सीनियर वकला भी हैं और जिस तरह से इन्होंने मौक़िफ़ अपनाया हुआ है, मुलाकातें वगैरह भी कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब के लिए ये एक मेरे ख़्याल से इस तरह की सिचुएशन, जबकि इमरान खान साहब के साथ कोई इस वक्त स्टैंड नहीं कर रहा, उनके अपने जो बड़े बड़े रहनुमा हैं वो उनके साथ स्टैंड नहीं कर पा रहे, वो रूपोश हुए हैं। तो इन दोनों का इस तरह से खड़ा होना, क्योंकि ये दो ऐसे हैं कि जो इस वक्त खुलकर घूम फिर भी पा रहे हैं, नहीं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दीगर लोग हैं वो तो रूपोश हुए हैं, कोई भी सामने नहीं आ रहा और जैसा अगर कोई सामने आएगा तो गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। आज सुबह सुबह ये खबर आई है कि ग़ुलाम सरवर जो हैं उनको उनकी अपनी रिहाइशगाह से गिरफ़्तार किया गया है और उनके बेटे, उनके भतीजों समेत उनको वहाँ से गिरफ़्तार किया गया है। इसके अलावा बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कुछ गिरफ़्तार हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे उनको गिरफ़्तार रखा गया, जो कर देते हैं उनको छोड़ दिया जाता है। लेकिन छोड़ने के बाद भी फवाद चौधरी दीगर आप देखें मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। फिर इसके अलावा असद उमर और शाह महमूद कुरैशी, असद कैसर जो हैं, इनकी कल जो ज़मानत है वो कल मुस्तरद हुई और इनको भी गिरफ़्तारी का ख़दशा पड़ गया। तो वो वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई कि ये दोनों रहनुमा जो हैं वो एक ही गाड़ी में बड़ी तेज़ी से वहाँ से निकले और एक ही गाड़ी पे जो है वो चले गए। तो बहरहाल ये इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिचुएशन है और इस सिचुएशन में लतीफ़ खोसा और एतजाज़ एहसन जो है वो एक जो है वो आप कहें कि बड़ा मुस्बत होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। दूसरी तरफ नाज़रीन, फैसल वावडा का एक बयान मैं आपके सामने रखना चाहूँगा और बेसिकली हामिद मीर के शो में इन्होंने ये इंकशाफ किया है कि जो आइंदा का सेटअप होगा 3, 4, 5 महीने बाद जब भी ये सेटअप बनेगा, इस सेटअप के अंदर कोई 45 के करीब जो इलेक्टेबल्स या आज़ाद लोग हैं वो होंगे और कोई भी वज़ीर-ए-आज़म बनेगा वो इन 45 लोगों की हिमायत से ही बनेगा। और अगर वज़ीर-ए-आज़म कोई भी गड़बड़ करेगा तो फिर ये जो 45 लोग हैं ये एक्टिव होंगे और वज़ीर-ए-आज़म को टाइट करेंगे। तो ये एक जो प्लानिंग है वो रिवील की गई है फैसल वावडा की जानिब से। वैसे तो फैसल वावडा को सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चूँकि इन दिनों भी और वैसे भी उनका जो उठना बैठना है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट जगहों पर रहता है। तो ज़ाहिर सी बात अगर वो कोई बात कहेंगे तो उसके पीछे जो इन्फॉर्मेशन जिस बेस पर वो बात कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर होगी ऑथेंटिक या मजबूत जिसकी बेस पर वो ये बात कर रहे होंगे। तो बहरहाल प्लान ये है जी कि आइंदा का जो सेटअप है उसमें भी 45 लोग ऐसे रखे जाएंगे और उसमें देखा भी हमने कि जहांगीर तरीन की जमात को जो सामने लाया गया और असद उमर और परवेज़ खटक के हवाले से भी आगे चलकर मैं बात करता हूँ। लेकिन ये जो 45 इलेक्टेबल्स हैं, बेसिकली मकसद क्या है कि जो भी वज़ीर-ए-आज़म होगा तो उसको खींच के रखना है
और जिस तरह से अभी की ये हुकूमत है 2 नशिस्तों के ऊपर ये खड़ी हुई है, तो जैसे अगर शहबाज शरीफ कोई गड़बड़ करेंगे तो MQM या कोई भी जमात जो है वो उसको खींच लिया जाएगा और ये जो हुकूमत है उसका धड़न तख्ता हो जाएगा। तो ये 45 एक बड़ी तादाद है। प्लान तो यही है 45 का, लेकिन इस वक्त इम्प्लीमेंट होता हुआ मुश्किल इसलिए भी लग रहा है कि इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है या इमरान खान साहब अगर 2/3 अक्सरियत या सादा अक्सरियत लेकर भी आ जाते हैं तो फिर बेशक ये 45 हो भी तो इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। दूसरी तरफ जो मामला है असद उमर और परवेज़ खटक साहब का, तो इस हवाले से भी बताता चलूँ कि असद उमर को उन्होंने ख़ुद तो अभी तक पार्टी नहीं छोड़ी, पार्टी से ओहदा छोड़ा है, लेकिन जो कुछ उन्होंने इंटरव्यू दिया है इस मामले के ऊपर इमरान खान साहब उनसे नाराज़ भी हैं और असद उमर का पत्ता साफ़ हो गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वो आउट हो चुके हैं। उनकी रुकनीत वगैरह तो मुअत्तल नहीं की गई पार्टी की, लेकिन जो एक रिएक्शन आया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उनके इंटरव्यू के ऊपर, उसमें एक तो सख्त नाराज़गी का भी इजहार किया गया, लेकिन दूसरी तरफ असद उमर साहब को जो है वो पार्टी से निकाल भी दिया गया है। और ये भी आपको बताता चलूँ कि सोर्सेज ये भी दावा कर रहे हैं कि जो परवेज़ खटक हैं और असद उमर, इनके दरमियान भी कोई जो खिचड़ी है वो इस वक्त बन रही है। परवेज़ खटक साहब जिन्होंने सोचा ज़रूर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया जाए, जो सूरत हाल बन चुकी है, लेकिन मजबूरन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ नहीं पा रहे। एक तो ख़ानदान का प्रेशर या इसके अलावा KP में भी जो लोग हैं वो ज़्यादातर इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं, तो एक तो ये प्रेशर उनके ऊपर, और फिर दूसरे नंबर पर जो उनके ऊपर प्रेशर है वो ये है कि अगर वो इमरान खान को छोड़ देते हैं तो वो अपनी जो नशिस्त है वो भी नहीं जीत सकते। और इस बात का असद उमर ने भी कंफर्मेशन की है कि परवेज़ खटक साहब कहते हैं जी कि नौशहरा की जो उनकी सीट है वो अगर बल्ले के निशान के ऊपर नहीं लड़ेंगे तो वो फिर कैसे जीतेंगे। तो ये उनके माइंड में है। इसी वजह से शायद परवेज़ खटक साहब अभी तक खामोश भी हैं और सिर्फ पार्टी ओहदा सिर्फ छोड़ा हुआ है, पार्टी से अलहदगी उन्होंने इख्तियार नहीं की। और इस वक्त अगर उनको हमायत भी हासिल है तो कोई ज़्यादा बड़ा ग्रुप नहीं है KP में जिसकी हिमायत उनको हासिल है। 10-12 लोग हैं और वो 10-12 लोग भी काफ़ी ज़्यादा कशमकश का ही शिकार हैं कि आया PTI छोड़ी जाए या नहीं छोड़ी जाए। तो बहरहाल परवेज़ खटक और असद उमर इन दोनों के इन चीज़ों के ऊपर जो डिस्कशन है, जो खिचड़ी है, वो बन ज़रूर रही है। लेकिन एक बात जिसकी ये ख़ुद तस्दीक करते हैं कि अगर PTI को इन्होंने छोड़ दिया तो उसके बाद जो वोट बैंक है वो इनका नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान का है। तो फिर ये इनका जो पत्ता है वो सियासत से ख़ुद ब खुद ही माइनस हो जाएगा। आगे चलकर नाज़रीन एक और अहम ख़बर है वो भी आपके साथ में शेयर करता चलूँ, और मामला कुछ इस तरीके से है कि माशी बदहाली का एक कौमी प्लान जो है वो तैयार किया गया है और इस कौमी प्लान की आर्मी चीफ़ आसिम मुनीर की जानिब से मुकम्मल हिमायत की जो यकीन दहानी है वो कराई गई है। तफसीलात के मुताबिक नाज़रीन शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौंसल का पहला इजलास जो है वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में हुआ, जिसमें आर्मी चीफ़, सूबों के वज़राए आला, वफाकी वज़रा और दीगर अफसरान जो है वो इसमें शरीक थे। और एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान की माशी बदहाली के कौमी प्लान का मकसद मुल्क को मौजूदा माशी मसाइल और बहरानों से निजात दिलाना है। प्लान के तहत गैर मुल्की सरमायाकारी की राह हमवार की जाएगी। ज़राअत, लाइफ स्टॉक, मादनियात, कानूनी और दीगर शोबों में की जो सलाहियत है उससे इस्तेफ़ादा किया जाएगा। तो बहरहाल जो असल ख़बर है इस इजलास के हवाले से वो ये है कि इजलास से खिताब में आर्मी चीफ़ आसिम मुनीर का ये कहना था कि पाक फ़ौज माशी बदहाली के हकूमती प्लान पर अमल दरामद की कोशिशों की भरपूर हिमायत करती है और इससे पाकिस्तान की समाजी माशी खुशहाली अक़वाम आलम में अपना जायज़ा मकाम वापस हासिल करने की बुनियाद समझती है। तो ये एक बड़ी जो हिमायत है वो इस वक्त हुकूमत को इस माशी लेवल के ऊपर मिल चुकी है। आखिर में नाज़रीन एक और ख़बर है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। जहांगीर तरीन की जमात के हवाले से है जो उन्होंने इस्तेकाम पाकिस्तान के नाम से जमात बनाई थी। इसमें एक तो ये है कि 10-11 रोज़ के अंदर पार्टी का जो मंशूर है वो बनाने का टास्क दे दिया गया है और 10-11 दिन के अंदर ये ऐलान किया गया है कि पार्टी का मंशूर आ जाएगा और उसकी अनाउंसमेंट भी कर दी जाएगी। और दूसरी तरफ जो ओन चौधरी वगैरह या दीगर हुकूमती लोग जिनके पास हुकूमत में भी इस वक्त ओहदे हैं और वो शामिल हो चुके हैं जहांगीर तरीन के साथ, तो उनसे ये कहा गया है कि वो जो हुकूमती ओहदे हैं वो छोड़ दें। यानी कि उन चौधरी साहब से ये कहा गया है कि आपके पास जो ओहदा है हुकूमत में वो आप छोड़ दें और आप अब चूँकि इस्तेकाम पाकिस्तान
पार्टी का हिस्सा हैं तो आपने वो ओहदा नहीं रखना। और इसकी एक रीज़न ये भी है कि क्योंकि जहांगीर तरीन जो नवाज़ शरीफ के साथ मिलने गए हैं उनके साथ इनके जो मामलात हैं वो शायद बन नहीं पाए, कोई सीट एडजस्टमेंट वगैरह इनकी आपस में नहीं हो रही। और जाहिर सी बात है नून लीग इनके साथ सीट एडजस्टमेंट किस तरह से करेगी, इनके साथ सीट एडजस्टमेंट कर लेगी तो उनकी अपनी सीटें जो हैं वो मारी जाएंगी। तो इस वजह से अब इन दोनों की भी जो राहें हैं वो जुदा हो चुकी हैं। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।